हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। नाउ ये है लेक्चर 1 इस चैप्टर का, जिसमें हम देखने वाले हैं सारी चीजें जो भी लिखी हुई है पेज 18 टू 21 पे। क्लास 9 के इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हो पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले आप इस चैप्टर में सीखते हो कि वर्क का मतलब क्या होता है, फिर आप देखते हो एनर्जी मतलब क्या होता है, आफ्टर दैट मैकेनिकल एनर्जी, फिर आप देखते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लास्ट फ्री फॉल एंड पावर। अगर आपको इस पूरे चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा ऑफिशियल चैनल। हमने एक नया चैनल बनाया है खाली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, खाली आपके लिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जहां पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मेरे सारे फ्री लेक्चर्स जो अनअकैडमी पे होंगे, सारे नोट्स, बहुत सारे क्विजेस और बहुत सारी चीजें। लिंक आप देख सकते हो यहाँ पे है, क्लास 9 शुभम। सिंपली आपको ये सर्च करना है टेलीग्राम पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैट और नीचे कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर को हम 3 लेक्चर में देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे पेज 18 से 21 पे आने वाली चीजों के बारे में, और फिर लेक्चर नंबर 2 जो कि इसके बाद आएगा, जिसमें हम बात कर रहे होंगे पेज 22 से 24 पे आने वाली चीजों की, और लास्ट लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम बात करेंगे 25 टू 28 पेज नंबर के। नाउ तुम सोच रहे हो कि भैया इसके न्यूमेरिकल्स कब लोगे। तो ट्रस्ट मी, जब जब हम कोई कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उसी में हम न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे, कि न्यूमेरिकल्स के लिए हमें अलग से वीडियो ना बनाना पड़े और तुम्हें अलग से न्यूमेरिकल ना पढ़ना पड़े और तुम प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं खुद को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं। अच्छा, मैं बता देता हूं। माई सेल्फ शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। नाउ एक सवाल से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये प्यारी सी दीदी पढ़ाई कर रही है, ठीक है। अगर तुम देखोगे दीदी पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे 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 पन्ने पलटेगी, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या ये वर्क डन कर रही है या नहीं है। तुम लिख रहा हो 1, ट्रू या फॉल्स। मुझे तो लगता है कि वर्क डन कर रही है। तुम्हें क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स। मैंने कहा है वर्क डन हो रहा है, ट्रू या फॉल्स तुम्हें कमेंट करके बताना है। ये बच्चा है जो फुटबॉल को मारे जा रहा है, दौड़ रहा है, फुटबॉल को मार रहा है, फुटबॉल भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, बच्चा भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि वर्क डन होता है। तुम मुझे बताओ सेकंड नंबर ट्रू है या फॉल्स है। ये सारी चीजें तुम नीचे कमेंट्स में बताओगे। अच्छा, तीसरा, यहाँ पे तो प्यारे से भाई बहन है, ठीक है। अच्छा, भाई बहन है एंड ये बैठ करके मिक्की माउस देख रहे हैं, टीवी पे मिक्की माउस देख रहा है। तुम्हें क्या लगता है इस केस में वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि हो रहा है। तुम बताओ मैं सही हूं या गलत हूं, ट्रू या फॉल्स। तो दिस वाज द थर्ड एग्जांपल। ये सारी चीजें देख करके आपको अब तक शायद अंदाजा हो गया होगा कि वर्क डन क्या होता है। अगर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल। ये घोड़ा यहाँ पे दौड़ रहा है, तगड़ुक 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 तगड़ुक। मुझे बताइए ये घोड़ा वर्क डन कर रहा है, ऐसा मैं कहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स। अगर तुम्हें इसका कोई भी जवाब नहीं पता, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये लेक्चर तुम्हें देखना चाहिए, जिसमें हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वर्क डन मतलब होता क्या है, कब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है, कब हम कह सकते हैं वर्क डन नहीं हुआ है, इसी चीज को आगे जानते हैं। देखिए, अगर मुझे वर्क डन को डिफाइन करना है तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं। जनरली, देखो यहां पे क्या लिखा है, जनरली एनी मेंटल और फिजिकल वर्क इज रेफर्ड एज वर्क। कोई भी एक्टिविटी, लाइक कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मेंटल, जैसे कि यहां पे एक मेंटल एक्टिविटी हो रही है, राइट, और यहां पे एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वर्क है, राइट। वी कैन से दिस कि ये वर्क है। व्हेन वी वॉक रन, एनर्जी इन आवर बॉडी इज यूज्ड टू डू द नेसेसरी वर्क। जब भी हम दौड़ते हैं, चलते हैं, तो हमारे बॉडी का जो नेसेसरी एनर्जी है, जो एनर्जी है, वो यूटिलाइज होता है, किस लिए, काम करने के लिए। नाउ यहाँ पे देखो, वी से दैट गर्ल हु इज स्टडिंग इज वर्किंग और परफॉर्मिंग वर्क, बट इट्स अ मेंटल वर्क। जैसे कि ये दीदी जो है, ये जब पढ़ रही है, पन्ने पलट रही है, तो ये काम कर रही है, नो डाउट कि ये काम नहीं कर रही, बट इट्स अ मेंटल वर्क। लेकिन जब ये घोड़ा चल रहा है, ये घोड़ा जब दौड़ रहा है, नाउ इट्स नॉट अ मेंटल वर्क, इट्स अ फिजिकल वर्क। एंड इन फिजिक्स, ध्यान से सुनना, इन फिजिक्स हम बात करते हैं अबाउट फिजिकल वर्क। समझ में आया। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेंटल वर्क की बात होने वाली नहीं है, फिजिकल वर्क की बात होने वाली है। जैसे कि ये लौंडा, राइट, ये हमारा बंटू, ये बॉल को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। तो इन फिजिक्स वी डील विद फिजिकल वर्क। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में हम फिजिकल वर्क से डील करते हैं। वर्क हैज अ स्पेशल मीनिंग इन फिजिक्स। व्हाट इज दैट, लेट्स लर्न दैट। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क को हम तब कहेंगे डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। जैसे कि ये बच्चा यहाँ पे बॉल पे फोर्स लगा रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे बॉल है, तो बॉल पे ये बच्चा फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड causes displacement of the object। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब फोर्स अप्लाई होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है फोर्स, एक है डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। नाउ
अच्छे से, मतलब थोड़ा सा इसका फिजिक्स है तो थोड़ा सा डेरिवेशन वेरिएशन, थोड़ा फॉर्मूला और भी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, पहले समझते हैं। मान लो कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। सिंपल, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां पे ए वाला है, यहां पे बी वाला है। इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन बनाता हूं, बना दिया मैंने। और यहां पे मेरे पास एक बॉल है, जो बच्चा बॉल को मार रहा था मान लेते हैं। तो एक बॉल है और इस बॉल पे मैं एक फोर्स एफ अप्लाई करता हूं। तो यहां से मैंने एक फोर्स एफ अप्लाई किया और अब ये बॉल का होगा डिस्प्लेसमेंट। राइट, फोर्स अप्लाई किया तो मान लो कि ये बॉल ऐसे आगे गया, तो डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स क्या था, इस डायरेक्शन में था। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ बॉल का, देखो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ हुआ, तो मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में था और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ। इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा वर्क डन को, जैसे कि ये लड़का या लड़की जो भी बॉल को मार रही थी तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो मैं डिफाइन कैसे करता हूं, तो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है भाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, राज की बात है, सबको बता देना। ओके, तो वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा था आपको, एक होता है फोर्स, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों चीजों का प्रोडक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि हाथ जब बॉल को मार रहा था तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या था, जहां डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर था, जहां पर फोर्स अप्लाइड था, याद रखना। चलिए तो क्या अच्छे से डिफाइन करते हैं। अब देखो ये वर्क डन है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन डाल दिया हमने। तो वर्क डन को मैं एक लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा W, फोर्स को मैं लिखता हूं F और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखता हूं S। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, तो फॉर्मूला ये बन गया W इज इक्वल टू F इंटू S। कैसा लग रहा है, आसान है, ग्रेट। तो कुछ सवाल है जो जिसका जवाब तुम नीचे कमेंट में बताओगे, बाय द वे तुम्हें पता ही है, तुम हमारा यही तरीका है पढ़ने का। अ पर्सन रीडिंग अ बुक इज नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज ऑफ, एक लड़की जैसे कि पढ़ाई कर रही थी, राइट, पलने पलट रही थी हमारी दीदी, तो वो कोई काम नहीं कर रही, ऐसा हमने कहा। अगर तुमने कहा था ट्रू तो गलत कहा था तुमने, ठीक है बाय द वे। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स इज नॉट अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो एंड एस इज इक्वल टू जीरो, दोनों भी जीरो थे, ठीक है। या फिर नन ऑफ दिस, क्या है इसका आंसर, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स गो फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली, वर्क हम तभी कहेंगे व्हेन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस डैश डिस्प्लेसमेंट चेंज इन कलर। ओह माय गॉड, ओपी भाई, ओपी इन द चैट, ठीक है। चेंज इन कलर, एनर्जी, नन ऑफ दिस, जरूर बताना। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वर्क हैज टू फैक्टर डैश एंड डैश, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बोथ ए एंड बी, मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी भी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी, नन ऑफ दिस। तो आई होप कि यहां तक सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो पोस्ट कर दो। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फोर्स। फोर्स के बारे में हालांकि हमने लॉज ऑफ मोशन वाले लेक्चर में पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन के वीडियोस अब तक आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी है, जहां से आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज पुश और पुल। आपको पता है जब मैं किसी चीज को धक्का दे रहा हूं या किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है MA, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूटन होता है, एंड अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो डाइन होता है। यहां पे मैंने केजी क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे मास है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन है। अब सीजीएस वाला आप समझ गए हो कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें भूलना नहीं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मूविंग फर्दर, कुछ क्वेश्चंस है, फोर्स इज डैश, पुश पुल बोथ ए एंड बी या नन, जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है जो कंप्लीट कर रहा है 2 राउंड, ये फाउंड नहीं है, राउंड है, ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर, तो वर्क डन इज, इसका वर्क डन कितना होगा ये आपको बताना है। खैर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर 0 जूल है। अगर आपको जानना है कि ये कैसे है तो इसके लिए आपको लॉज ऑफ मोशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए ये हो रहा है। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के तुम रीजन जरूर कमेंट करना, ठीक है। इस लर्निंग को मैं इंटरैक्टिव रखना चाहता हूं कि आप भी बोर ना हो और आप पढ़ते पढ़ते अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहो कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास एक मैकबुक होता, मतलब बेसिकली एक लैपटॉप, या फिर एक अच्छा सा फोन होता लाइक आईफोन, वन प्लस, या फिर कोई भी अच्छा फोन, या फिर आपके पास एक अच्छा हेडफोन होता, या फिर आप गेम खेलना चाहते हो, आपके पास एक्सबॉक्स होना चाहिए, या फिर ऐसे कोई भी चीज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट इंडियाज अल्टीमेट एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज अनअकैडमी इमोज। अब ये एक टेस्ट है जो सारे लोग दे सकते हैं, बेसिकली आपके बड़े भाई कोई भी दे सकता है, लेकिन ये क्लास 6 to 12 के लिए बेसिकली है, जो 20 जून को होने वाला है। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप इस वीडियो को 20 जून से पहले देख रहे हो तो आप ये टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, यहां पे जो पुल है पूरा वो 5 करोड़ रुपीज का है, और यहां पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप फ्री में जाके रजिस्टर कर सकते हो। जो भी गिफ्ट के बारे में मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट आप जीत सकते हो।
बेनिफिट्स और कुछ फीचर्स बताता हूं मैं आपको कि जैसे कि यहां पे जो आपको इनरोल करना है, जैसे कि मैंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो फ्री इनरोलमेंट है, आपको 1 भी रुपए पे नहीं करना है इनरोलमेंट के लिए। एंड यहां पे आप सरप्राइज बॉक्स जीतोगे अगर आप इनरोल कर लेते हो खाली। जी हाँ, खाली इनरोल करने पे 7 लकी विनर्स को डेली, खाली आपने इनरोल के बटन पे क्लिक कर दिया तो 7 लकी विनर्स, लकी डोर होगा जिसमें से 7 कोई भी रैंडमली सिलेक्ट करे जाएंगे, उनको सरप्राइज बॉक्स दिया जाएगा जिसकी कीमत अराउंड 30,000 रुपीज होगी। ठीक है, चलिए। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा भी प्रिपेयर नहीं करना है, आप डायरेक्टली ये टेस्ट दे सकते हो गाइज। तो इंतजार मत करो, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है अनअकैडमी इमर्ज का, उसको जाकर के एनरोल कर लो, जो कि 20 जून से होने वाला है, जो 20 जून को है बेसिकली। तो ये याद रखना, अगर तुम 20 जून से पहले अगर एनरोल कर लेते हो तो ठीक है, 20 जून को भी कर लेते हो तो ठीक है, अगर उसके बाद तुम करते हो तो तब तक ये जा चुका होगा मौका। तो एनरोल करने के लिए आपको बेसिकली कोड यूज करना है, दैट इज एसजे सुपर, और आप फ्री में एनरोल कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं एंड एसआई यूनिट की बात करते हैं। अच्छा, एसआई यूनिट हम किसकी बात करने वाले, क्योंकि हम वर्क सीख रहे हैं अभी अभी हमारा फोकस वर्क पे है, तो वर्क के एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको याद होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ वर्क जो है, वर्क उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, ध्यान से सुन लीजिए, उसका यूनिट होता है जूल, एक साइंटिस्ट के नाम से दिया गया था। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जो हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में लेते हैं क्योंकि एक डिस्टेंस है। अच्छा, एसआई यूनिट क्या हो गया फिर, बेसिकली वर्क का एसआई यूनिट क्या हो गया, डब्ल्यू का एसआई यूनिट ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू जूल, याद रहेगा। अब मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझसे कोई पूछता है कि 1 जूल कितना होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आप ऐसे बताते हो। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि 1 जूल मतलब कितना, एग्जाम में एक सवाल आ सकता है कि डिफाइन 1 जूल, तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे 1 जूल, तो ध्यान से सुन लीजिए। 1 जूल, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, देखिए यहां पे ध्यान से देखना, अभी मेरी बात मैं जो कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। मैं यहां पे 1 लिख देता हूं, यहां पे 1 लिख देता हूं, और यहां पे 1 लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मतलब अगर 1 न्यूटन का फोर्स डिस्प्लेस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से, 1 न्यूटन का फोर्स एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर से अगर डिस्प्लेस कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो कि हमें पता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल, तो हम कहेंगे 1 जूल इतना वर्क डन हुआ है उस चीज में। आसान है जी, बिल्कुल आसान है। सीजीएस यूनिट की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, या नन, ठीक है। अब सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस यूनिट में भी आपको सारी चीजें पता है, बेसिकली वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क को हम सीजीएस यूनिट में अर्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, ईआरजी, याद रखिएगा। फोर्स को हम डाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यू नो दिस, राइट। सीजीएस यूनिट क्या हो गया फिर, वर्क का अर्ज, ईआरजी। नाउ सेम क्वेश्चन कि अगर आपको 1 अर्ज अगर डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करोगे, बहुत आसान है। इफ 1 डाइन फोर्स, जैसे वहां पे न्यूटन था, यहां पे अगर 1 डाइन का फोर्स अगर डिस्प्लेस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम क्या कहेंगे, जो वर्क डन ऑन दैट इज 1 अर्ज। सिंपल है, खाली न्यूटन का डाइन हो गया और डिस्प्लेसमेंट में जैसे मीटर का सेंटीमीटर हो गया, दैट्स इट। काफी आसान है सवाल। 1 अर्ज इज इक्वल टू डैश इंटू डैश, ये तुम बता देना नीचे कमेंट करके, हर एक सवाल का जवाब जरूर देना, इससे मुझे पता चलता है कि किसने वीडियो को कितना सीरियसली देखा और मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए तुम्हारे लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ज। अब जूल हमने देखा कि जूल है एसआई यूनिट और अर्ज है सीजीएस यूनिट। तो जैसे हम बोलते हैं ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। उसी तरीके से 1 जूल मतलब कितना अर्ज, ये मुझे निकालना है। गाइज हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि 1 न्यूटन मतलब 10⁵ डाइन होता है, जो हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था, राइट। हमने ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1 न्यूटन मतलब कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। और हमें ये भी पता है कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, ये हमें ऑलरेडी पता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये फॉर्मूला वर्क डन का। तो मैं लिखता हूं वर्क को मैं क्या लिखता हूं, 1 जूल, फोर्स को मैं लिखता हूं 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूं 1 मीटर, राइट। ये भी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो 1 जूल इज इक्वल टू, अभी देखो यहां पे 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन, 10⁵ डाइन। अभी यहां पे लिखा है ना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो 1 न्यूटन की जगह मैंने 10⁵ डाइन लिख दिया। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, यहां पे लिखा है देखो। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 10⁵
प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², इट विल बिकम 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर, राइट। ये 10⁻9 सेंटीमीटर होगा। नाउ वी नो कि डाइन सेंटीमीटर इज समथिंग वी कॉल्ड एज अर्ज, तो मैं लिख सकता हूं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। ये याद रखिएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। ठीक है, बहुत सिंपल है, आराम आराम से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस यहां पे हमने एसआई से सीजीएस में कर दिया, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब हम एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा पेचीदा लगता है। जैसे कि यहां पे अगर आप देख सकते हो तो यहां पे एक लड़की है, बेसिकली बच्ची है, जो एक खिलौने को खींच रही है। हम सब ने बचपन में ऐसा कुछ किया होगा, तो ये खिलौने को इस तरीके से खींच रही है, मगर जब ये खींचती है ना तो फोर्स इस तरफ अप्लाइड है। ये जो बच्ची है वो फोर्स इस तरीके से इंक्लाइंड फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। हमने तो कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो ये कैसे हो सकता है, ये वाले कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। तो चलिए हम बहुत डिटेल में समझते हैं। जैसे कि एक खिलौना था और इस पे एक फोर्स अप्लाई था इस तरीके से F, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था S। ठीक है, एक बात समझना पड़ेगा आपको कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके कंपोनेंट होता है। फोर्स का एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, हॉरिजॉन्टल की तरफ हो रहा था, तो मैं कहूंगा कि फोर्स का एक कंपोनेंट है F, फोर्स का एक कंपोनेंट है F1। नया है, थोड़ा समझ लीजिएगा। फोर्स F फोर्स का एक कंपोनेंट है, मतलब उसका एक हिस्सा है F1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर वही ऊपर की तरफ होता तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है F2। ठीक है, तो F फोर्स का एक कंपोनेंट है F1 जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सिंपल सिंपल। तो इधर डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रही है आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे कंपोनेंट ऑफ फोर्स है जो उसको उस तरफ भी खींच रहा है। इनडायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा है लेकिन खींच रहा है, राइट। तो कैसे खींच रहा है, फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा ये हमें समझना है। तो देखिए हमें रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा F और F1 के बीच में, राइट। क्योंकि फोर्स तो इधर अप्लाई हो रहा है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट इधर कंपोनेंट की तरफ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का कोई तो रिलेशनशिप होगा ना, जिससे हमें निकालना पड़ेगा ये, जिससे हमें पता चलेगा वर्क डन का वैल्यू। तो मैंने इसको एक लीडर यहां पे ले लिया, एक कॉन्सेप्ट बोर्ड पे ले लिया। ये हमारा कॉन्सेप्ट बोर्ड है, समझ लीजिए। तो इस कॉन्सेप्ट बोर्ड पे हमने वो सारा डायग्राम को वापस कॉपी कर लिया है। देखो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, राइट, एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैं बोलूंगा थीटा एंगल, इसको मैं क्या कहूंगा, थीटा एंगल। और मैं क्या करता हूं, यहां से एक लाइन मार देता हूं परपेंडिकुलर। अब ये जो दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आगे चल के 9th-10th में, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ चीजें पढ़ोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। खैर वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बाय द वे यहाँ पे कौन से फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो F1 ये फोर्स है, इसलिए हमने F1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि F1 फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमने यहाँ पे F1 लिख दिया है। तो F1 इंटू S, हमें इस F1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा हमने इसलिए लिया क्योंकि ये एंगल हमने थीटा लिया है, तो कॉस एक कंपोनेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम यहाँ पे थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा एंगल थीटा है। इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है ये बेस है, राइट, ये बेस है। हाइपोटेनस क्या होता है, ये वाला साइड हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो मैं इक्वल टू लिख सकता हूं, हाइपोटेनस क्या है मेरा, बेस क्या है मेरा, F1 मेरा बेस है, राइट, F1 मेरा बेस है, और हाइपोटेनस क्या है मेरा, F, तो अपॉन F। यहां तक क्लियर है। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F, इसको मैं उठा के यहां लेके आ गया। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, F1 की वैल्यू चाहिए थी, तो इस इक्वेशन को उठा के मैं यहां लेके आता हूं। ठीक है, मतलब बेसिकली मुझे F1 की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन में। ठीक है, तो F1 यहां से F1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये F उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा के साथ, तो इक्वल टू F cos थीटा। समझ गए, यहां से ये मल्टीप्लाई हो गया, सिंपल मैथ, सिंपल। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन को मैं उठा के यहां पे लेके आया, और अब मुझे इस इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन है येलो वाला, उसमें मुझे ये F1 की वैल्यू डालनी है यहां पे। चलिए डालते हैं, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F1 की जगह क्या आएगा, F cos थीटा, तो मैंने लिख दिया F cos थीटा मल्टीप्लाई बाई S का S आ गया। तो मुझे कुल मिला के ये चीज मिल गया, ये मुझे मिल गया, राइट, ये मुझे मिल गया इक्वेशन कि W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू F S cos थीटा, जी बिल्कुल लिख सकते हो। आगे न्यूमेरिकल में हम इस तरीके से ही लिखने वाले हैं, बस ये मल्टीप्लिकेशन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 1, ये सारी चीजें एक ही होती है, मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस तरीके से लिख लिया अपने समझ के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं जिसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहां पे मैंने आपके लिए बनाया है एक टेबल जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है थीटा, मतलब वो जो दो हमारे कंपोनेंट थे उसके बीच का एंगल। यहाँ पे है cos थीटा, मतलब ये थीटा की वैल्यू हम cos में डालेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट है। ठीक है, और ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू
cos थीटा इंटू एस, और ये कंक्लूजन है कि कौन सा टाइप का वर्क होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा। तो पहला केस ले लेते हैं, केस नंबर 1, जहां पे हमारा थीटा क्या है, जीरो है। तो देखो मान लो कि ये तुम्हारा फोर्स है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रेड से, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। तो cos जीरो का वैल्यू होता है, अगर थीटा की जगह मैं जीरो डालता हूं तो cos जीरो का वैल्यू है 1, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो 1। तो मान लो इस इक्वेशन में cos थीटा की जगह पे अगर मैं 1 डाल दूंगा तो बचेगा क्या, f इंटू एस बचेगा। तो ये आ गया। नाउ दिस इज पॉजिटिव, ये देखने में पॉजिटिव लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर एक ही दिशा में है तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। क्लियर। अच्छा, दूसरा वाला केस ले लेते हैं जिसमें 90 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो मान लो कि फोर्स इस डायरेक्शन में है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, या फिर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इस तरीके से अप्लाइड है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, केस नंबर 2। अब cos थीटा के जगह पे अगर मैं 90 डालूंगा तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है cos 90 का, वो है 0। तो अब तुम इमेजिन करो कि यहां पे इस इक्वेशन में बीच में मैं 0 डाल दे रहा हूं, तो सारी चीजें 0 हो जाएंगी, तो यहां पे 0 वर्क डन होगा, मतलब ये 0 वर्क डन है। इट्स नॉट पॉजिटिव, इट्स नॉट नेगेटिव, ये 0 वर्क डन है, कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे अब तीसरा वाले केस पे चलते हैं, जहां पे हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री है, मतलब तुम्हारा फोर्स अगर रेड वाला इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट उधर होगा। समझ रहे हो, फोर्स इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, अपोजिट। तो यहां पे cos थीटा की जगह पे अगर मैं 180 डिग्री डालता हूं तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहां पे cos थीटा की जगह पे अगर मैं -1 डाल दूंगा तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा f इंटू एस, और निगेटिव साइन आएगा, दैट इंडिकेट्स कि जो मेरा वर्क डन हुआ है वो निगेटिव है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है जो आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, आप खुद करने वाले हैं, आपके पेज नंबर 18 पे है। ठीक है, 18 या 20, मतलब जहां पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो आई होप कि पॉजिटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम दिशा में हो। जैसे कि मान लीजिए ये फोर्स है और ये मेरा फोर्स है, और ये देखो दोनों साथ में जा रहे हैं, नाउ दिस इज पॉजिटिव वर्क। अगर मान लो कि मेरा ये फोर्स इधर है और मेरा मतलब फोर्स इधर से मैं ऐसे खींच रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों अपोजिट है 180 डिग्री इस तरीके से, देन दैट इज नेगेटिव वर्क। एंड अगर मेरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है लेकिन मेरा फोर्स ऐसे 90 डिग्री पे है तो दैट इज 0 वर्क डन। ये क्लियर है। सवाल देखो क्या है, अ बॉय इज ट्राइंग टू पुश अ वॉल, एक लड़का है जो दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है, विच टाइप ऑफ वर्क इज बीन डन, कौन सा टाइप का वर्क डन होगा, दीवार मूव होने वाला है नहीं, और दीवार पे जब वो फोर्स इस तरीके से अप्लाई करेगा तो दैट विल बी 90 डिग्री। तो तुम बताना पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, नन। ठीक है, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप काफी समझदार हो और काफी जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना, उस पार्ट को वापस से रिपीट कर लेना, नीचे मैं टाइम स्टैम्प डाल देता हूं जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम न्यूमेरिकल्स को भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं टाइप ए न्यूमेरिकल, जो कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड है जिसको अभी अभी हमने पढ़ा था, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो F का मतलब है फोर्स, S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, और cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट है जो बीच का एंगल बनेगा उसके लिए। यहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक एंगल है। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला वाला सवाल देखिए क्या है, रवि अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। रवि नाम का एक बंदा है जो किसी चीज पे, जैसे कि ये है मान लो एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है, एंड मूव द बुक बाय 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उसने मतलब मान लो कि ये बुक है, इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि मैं रवि हूं। ठीक है, एक सेकेंड। तो मान लीजिए कि मैं रवि हूं और मैं यहां से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं, जिस तरफ मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी फाइंड क्या करना है हमको फाइंड करना है हाउ मच इज द वर्क डन बाय रवि, रवि ने कितना वर्क डन किया। सिंपल है, तो देखो गिवन क्या दिया है आपको, गिवन दिया है फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, जो कि यहां पे दिया है आप देख सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे थीटा क्या होगा, देखो सेम डायरेक्शन में ना, तो थीटा 0 हो जाएगा केस नंबर 1, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। cos 0 डिग्री का वैल्यू हमको पता है 1 होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है बेसिकली, नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है 30 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दिया है 30 सेंटीमीटर, और हमें ढूंढना है यहाँ पे वर्क डन। लेकिन यहाँ पे पहले हम डिस्प्लेसमेंट 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा जो भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप कर लेना बेसिकली, हम लेकिन ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें आगे ये हेल्पफुल होगा सम सॉल्व करने के लिए ना। वर्क डन का वैल्यू, वर्क डन हमें ढूंढना है, वर्क डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हमें फॉर्मूला क्या लगेगा बेसिकली, फाइंड हमें वर्क डन करना है यहाँ पे, हाउ मच वर्क डन बाय द रवि। तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में बताया था, टाइप ए न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहां पे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले W इज इक्वल टू एफ एस
कॉस थीटा, फॉर्मूला डाल दिया। अभी यहाँ पे एक एक करके वैल्यू डालते हैं। तो एफ की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय एस की वैल्यू है 30 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमने इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट किया है। मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा का वैल्यू है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1, तो यहां पे डाल दिया, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 1। तो देखो 10 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 30 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा। तो 30 डिवाइड बाय 10, तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो 3 जूल इसका आंसर आने वाला है। तो हम एक डब्बा बना लेंगे और सिंपली लिख देंगे तो वर्क डन इज 3 जूल। काफी सिंपल सम है, खाली फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। चलिए एक और ऐसा ही सम देखते हैं, और बाकी जो भी रहेगा आप सेल्फ प्रैक्टिस करने वाले हो। तो प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। बाय द वे, जो पिछला सम हमने करा था वो एक्सरसाइज से था और ये सॉल्व एग्जांपल है। प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो प्रवीण ने किसी चीज पे एक फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन इस तरीके से खींच रहा है एक एंगल में, जैसे वो लड़की टॉय को खींच रही थी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 400 जूल वर्क इज डन। तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जैसे वो गाड़ी कैसे हॉरिजॉन्टली जा रहा था, उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टली जाता है और 400 जूल इतना वर्क डन हो रहा है। तो हमें वर्क डन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना ऑब्जेक्ट का। और कॉस थीटा का वैल्यू दिया है, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। ये हमेशा आपको सम में दिया रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो गिवन क्या है, फोर्स का वैल्यू कितना है 100 न्यूटन, हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद वर्क डन की वैल्यू क्या दी हुई है 400 जूल, जो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, राइट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हमें डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जी हाँ, हमारे पास वही फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। लाइन बनाते हैं और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला को एज इट इज लिख दीजिए। W का वैल्यू आपको 400 दिया है, यहां पे लिख दिया, इक्वल टू F का वैल्यू 100 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय S का वैल्यू आपको नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा का वैल्यू आपको दिया है हाफ, तो मैंने हाफ लिख दिया, cos 60 का वैल्यू हाफ दिया है, ठीक है, ओके। अभी देखिए यहां पे क्या होगा, ये 400 एज इट इज, ये जो 100 यहां पे जो ये क्या है हाफ है, ये अगर इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और नीचे 1 चला जाएगा, डिवाइड बाय यहां पे जो ये 100 है ये नीचे आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू एस। देखो 100 1 जा 100, 100 4 जा 400, तो 4 इंटू 2 बचा विच इज इक्वल टू 8, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 8 मीटर, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है तो 8 मीटर आएगा। तो एक डब्बा बना लीजिए और आंसर को समाप्त करिए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जो भी सम है वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। हाँ, डब्बा बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत जरूरी है। बाकी इससे रिलेटेड टाइप ए के जैसे भी सम है, एक या दो सम मिलेंगे आपको कहीं कहीं से ढूंढ के, उसको आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टाइप का ऑलरेडी हमने अभी देख लिया। बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करो और आप बताना कि कौन सा सम है, नीचे कमेंट कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार डोंट वेस्ट द टाइम, अभी का भी सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम ग्रुप को पक्का ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको। वीडियो को लाइक करो कि यूट्यूब की गहराइयों में डूब के न रह जाए। काफी इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं हमारे। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम पे आप रहोगे तो आपको फटक से अपडेट मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 9 10 कैटेगरी, वो महाराष्ट्र बोर्ड एंड सीबीएसई। तो अगर आप वहां पे आकर के एक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लस का, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SJ सुपर, साथ में, ठीक है, दोनों साथ में है SJ सुपर। मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार आपको, हालांकि मैंने वीडियो के बीच में आपको एक बार बताया था, ठीक है। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो SJ सुपर, ठीक है। ये कोड यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे, सुपर ऑफर्स मिलेंगे, एंड आप मेरे साथ आकर के लाइव भी सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सारे लिंक को एक बार एक्सप्लोर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो जरूर आएगा। हैप्पी लर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट लर्निंग एंड मेक इट इजी, ठीक है, बहुत आसान बनाते हैं। थैंक यू।